हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं आज करवाऊंगी बीपीएससी का ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं सामान्य अध्ययन से, वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इस वजह से आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता आपके भी सेट में रिपीट हो जाए। और ये बातें मुझे इसलिए बार बार बोलनी पड़ती है क्योंकि जो लोग नए हैं वो समझ जाएं कि हाँ, मैं किस ट्रेंड में आपकी तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली स्थल से। ठीक है, बनावली स्थल। अब ये बनावली स्थल है कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में, जिसे वर्तमान में फतेहाबाद में है। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर ये नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है कि यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे, ये समझ लीजिए। और पूछता है कि क्या क्या मतलब यहाँ से मिला? तो मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वाड़ाग्र, हल की आकृति, ये के खिलौने, ये इस तरह की चीज़ें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध मतलब किस वंश से था? तो यहाँ पे चलिए ई उत्तर है इसका, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। खारवेल को एरा महामेघवाहन कलिंगाधिपति कहा जाता था। ठीक है, इतिहासकार केपी जायसवाल, अब ये को इतिहासकार केपी जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चेदी वंश का माना है। उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंशज थे और अपने साम्राज्य काल में महामेघ कहलाते थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप इतना ही इम्पोर्टेंस रखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, बस। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो कब की थी चीनी यात्री ने? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक। अब यहाँ पे चीनी यात्री सुनयुंग जो थे, अरे अजीब सा नाम है इन लोगों का, सुंगयुन ने 1515 और से 1520 के मध्य भारत की यात्रा की थी। और सुंगयुन ने 1518 में शिवी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते और लोग तापघात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि चीनी यात्री मतलब किसके मध्य आया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? मतलब बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपृहत। अब इसमें इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ये है कि यहाँ पे देखते हैं। हाँ, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण निम्न में से मतलब निम्न प्रकार से किया जाता था। तो क्षेत्र के आधार पर कृषि भूमि योग्य, ना, वास्तु के आधार पर वास करने भूमि योग्य। और मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ, लोग इस क्षेत्र को जान के पहचान जाए कि इस क्षेत्र में क्या करना है, मतलब कि रहना है या चाराओं को, मतलब चारागाह बनाना है, या फिर हम लोग को मतलब कृषि का रहना है, मतलब कृषि की तरह, या फिर खाली बेकार भूमि होगी। ठीक है, तो ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। फ्रेंड्स, आप थोड़ा घबराइएगा मत कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा कर के सारा ही पीडीएफ ले लीजिएगा और एक बार खुद से भी वैसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र ने निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुर मतलब उदनापुर प्राचीन काल में एक मुख्य शिक्षा केंद्र था और इसकी स्थापना पाल वंश के
प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट से 2 क्वेश्चन आया है, एक इसका संस्थापक कौन था और एक इसका अंतिम शासक कौन था। तो इसका संस्थापक था नान्यदेव। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, नान्यदेव, और इसका जो अंतिम शासक था वो था हरि सिंह। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये जो कर्नाट वंश है ये ऐसी जगह पे पड़ता है जो कि इंडिया मतलब भारत और नेपाल के बीच की जगह है। ठीक है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, और बाकी ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राजनीति रत्नाकर का लेखक है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, तो चंदेश्वर। ठीक है, राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ठाकुर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उदवंत प्रकाश का लेखक है। तो उदवंत प्रकाश का लेखक है उदवंत। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं अच्छे से पढ़ दे रही हूँ। उदवंत प्रकाश का लेखक कौन है, तो उदवंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। ठीक है, मौली कवि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित किससे था, संबंधित था रक्षा विभाग से। ठीक है, और जो इस रक्षा विभाग के जो अधिकारी होते थे, प्रमुख होते थे, उन्हें बोला जाता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। और इस पृथक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, और बलबन की जो सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, और यही ऐसा इंसान था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और एक बात मैं आपको और बता दे रही हूँ कि मैंने जो SCERT करवाया है ना बिहार का EVS का, उसमें से ही एक क्वेश्चन है, तो जा कर के पढ़ लेना है, एक बार SCERT देख लेना है, समरी बहुत अच्छे से मैंने करा रखी है, तो आप खुद ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फारसी यात्रा अब्दुल रज़ाक। ठीक है, फारसी यात्रा अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराज द्वितीय, देवराज सेकंड ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो संगम वंश के प्रतापी शासक देवराज द्वितीय के काल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का अमूल्य विवरण किया था। ठीक है, तो जो भी यात्री आते थे वो तो विवरण करते ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो कौन से मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन थे अकबर के। ठीक है, किसके थे, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह, लो संथाल विद्रोह फिर आ गया, वही कह रही हूँ ना कि आपको देखना ज़रूरी है ये सारी सीरीज जो कि BPSC वाली करवा रही मैं, तो कितना इम्पोर्टेंस ये किस चीज़ को दे रहा है। तो इसमें कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो हुआ था आपका 1855 से 1856 में। ठीक है, भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था, और नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया, इतनी ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाप रे फिर आ गया, मतलब जो मेरी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे ना, तो उनको फिर देखो ये फिर से आपका यही क्वेश्चन आ गया, और इसको मैं जानबूझ के नहीं कर रही, ये अगेन पूछा गया है। ठीक है, तो 1936 में और लखनऊ में, और इसको किसने किसने मतलब कौन जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये कितने इम्पोर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और NG रंगा को महासचिव बनाया गया था, NG रंगा को महासचिव।
1936 में लखनऊ, अब देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया दूसरे बार, उसी सेट में दूसरी बार। देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए फिर से वही पूछा गया, तो स्वामी सहजानंद। अभी मैंने बताया ना कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिस कार्टेस को। सर लियोनिस कार्टेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। उल्लेखनीय है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ किया गया, तो जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया। तो इसका अलग मैटर है रिजर्व और ट्रांसफ़र वाला। तो चलिए जब कभी आप हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी, मतलब जब कभी आपको ये पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि क्या था इसमें सिविक्स में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। एक बार मैं फिर से अगेन पढ़ देती हूँ। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए, यहाँ पे अजीब सा लिखा है, रहते होगी कि इस के शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो मतलब ये आप देखिए यहाँ पे, चलिए ठीक है एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि ये देखिए इन लोगों की भाषा ही ऐसी है, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ हैं, इनको तो हिंदी बोलना ही नहीं आता होगा ढंग का, तो इसीलिए इस तरह से बोला है सेंटेंस। तो ये जो विचार है देखिए यहाँ पे भी वही है, तो ये जो विचार है लॉर्ड कर्जन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैंने एक वीडियो में बताया है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री था आपके लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री थे, इनका पूरा नाम था डेविड लॉर्ड जॉर्ज, ठीक। देखिए अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत सरकार कांग्रेस की क्या है ना कि ऐसे बोलते बोलते थोड़ा सा फिसल जाता है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लिया करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, तो क्या पूर्ववर्ती थी, मतलब पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी और इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में की थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला भी। 1929 में 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फर खान। तो खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती दल का गठन वर्ष कौन सा है? 1929 में खान अब्दुल गफ्फर खान ने की थी। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो भारत में कब आया था, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष भी पूछा जाता है, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ऐसे याद करना है। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ठीक है, इस तरह से पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर। तो आई होप कि लर्न हो गया होगा, ठीक है। उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो हटाया कब गया था? 1874 को। अब चलिए इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में सिलहट के असिस्टेंट
मजिस्ट्रेट के पद से हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे। तो इन्होंने भाई सहयोग देंगे अगर भारतीय का, तो वो सब हटा ही देंगे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो कब, कौन से ऐसे वायसराय थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पूछा गया है कि कौन से, मतलब उसका सन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव हो सकता, मतलब होगा। तो यह किसने कहा था? तो W हंटर ने। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उपरोक्त विचार किसका था? W हंटर का था, जो ये अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो हमारे राजकुमार शुक्ल जी। ये राजकुमार शुक्ल जी को तो आप भूलिएगा मत, इतना रिपीट हो गए हैं ना कि क्या बताऊं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने रिपीट हो रहे हैं कि क्वेश्चन भी सोच रहे हो कि बार बार मुझे ही भेज रहे हैं एग्जाम में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था। तो किसने गोली मारा था? उधम सिंह ने गोली मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये बता दीजिएगा कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी। ये तो वही बात हो गई, व्याख्या फिर क्या देने की जरूरत है, वही बात लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थन कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए डीपली। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, तो लेकिन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो जब बात होने लगी कि क्या अडॉप्ट करें, सोशलिज्म चीज़ें अडॉप्ट करें या कैपिटलिज्म अडॉप्ट करें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बहस हुआ। फिर उसके बाद दोनों ही मिक्सचर अडॉप्ट कर लिया गया इंडिया में इकॉनमी। ठीक है, तो जो अब जब ये जो मैं बता रही हूँ ये क्लास 11th की इकॉनमी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो कौन थे? शीलभद्र याजी। ठीक है, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन देती हूँ, 2 ऑप्शन देती हूँ क्योंकि मैंने इसको 3 से चौथी बार है। लंदन में फहराया था कि जर्मनी में फहराया था? ठीक है, और किसके साथ फहराया था? चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब कि पिछले आप क्लासेस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
और जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं तो वो तो टिक कर ही देंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। वे लिबरल अर्थात उदारवादी दल से चुने गए थे। तो किस दल से चुने गए थे? इसकी जगह उदारवादी दल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसकी असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये यहाँ पे, और कब हुई थी ये भी बता दीजिएगा। यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है कि कब हुई थी, 1923 में। और इसके पीछे कहानी है। ठीक है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जो चौरी चौरा का कांड हुआ था तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो जब वापस ले लिया तो कुछ नेताओं को नहीं पसंद आया, तो जिनको नहीं पसंद आया तो फिर उन्होंने मतलब स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, यही एक कहानी है इसके पीछे। चिटगांव शस्त्र छापा मारी की योजना बनाई गई थी। ठीक है। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्य सेन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इसलिए कह रही हूँ कि जितने भी क्लासेस में दे रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके भी सेट में रिपीट हो सकते हैं। नौकरी अच्छी खासी है, बढ़िया वैकेंसी आई है, जाने मत दीजिएगा हाथ से। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की थी। 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई। मतलब अंग्रेज भी कैसे हैं ना, एकदम कैसे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी पत्रिका मतलब यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे और यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर, गदर पत्रिका ये सब मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित देती थी। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो थे वो लॉ को फॉलो करते हुए सामने वाले को मतलब झुकाते थे इस तरह से, मतलब कि गलत नहीं करेंगे लेकिन हम नियमों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, इस तरह से करके। अब जब नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे फिर भी बात नहीं मानेंगे, तो जो इंसान नियम के विरुद्ध नहीं जाता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो अनाईमुडी है भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है अनाईमुडी कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति है दक्षिण भारत के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाते हैं? तो कहाँ मिल, देखिए अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में। ठीक, और इसमें कई तरह से चीज़ों का मिलन होता है, कई नदियों का, तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। देखिए अलकनंदा जब भागीरथी मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में। ठीक, रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो किसके द्वारा घिरा है उत्तर पश्चिमी भाग बिहार का? घिरा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह कौन से हिमालय का पार्ट है? बाह्य हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी। देखिए तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। तेल नदी
महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित गंडक सिंचाई परियोजना से, देखिए ये जो गंडक सिंचाई परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की एकमात्र संयुक्त परियोजना है, ठीक है, से संबंधित त्रिवेणी नहर से बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल वो होती है जिसको हम लोग डेली थोड़ी खाने के लिए उगाते हैं, इसको बेचते हैं, इससे हम लोग पैसे पाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं नकदी फसल। तो कौन सी नकदी फसल नहीं है? ज्वार। ज्वार क्या है? नकदी फसल नहीं है, ठीक है, खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसल मतलब इसको हम लोग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ सुमेलिखित कर मतलब कि मिलाना है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग कहाँ पे स्थापित है? खेतड़ी में। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या व्याख्या लिखी हुई है। तो खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया और उन्हें के अधिकार में है, ठीक है। खेतड़ी नगर की प्रसिद्ध तांबे की खान के लिए, मतलब बस इतना पूछा जाता है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़ के जो बैलाडिला है खान से उत्तम कोटि के हेमाटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।